एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम राजस्थान जीके को 59 डेज में कंप्लीट करेंगे। इसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं 1 फरवरी से और कंप्लीट करेंगे 31 मार्च तक। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस। हमारा जो राजस्थान जीके का सिलेबस है उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, आप सभी को पता ही है, और ये 75 नंबर के होंगे। और इस सिलेबस में कुल 14 टॉपिक है, जिसमें से जो पहला टॉपिक है ये भूगोल का है, यानी इसमें भौगोलिक विभाजन, जलवायु, पर्वत, नदियाँ, फसलें, मरुस्थल, ये टॉपिक है। और दूसरा और तीसरा जो है वो राजस्थान की हिस्ट्री से संबंधित है। उसके बाद के जितने भी है ना वो कल्चर से रिलेटेड है। तो इन सभी को हम 59 डेज में कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक में हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे राजस्थान के महाराजाओं को, क्योंकि सबसे कठिन काम जो है वो सबसे पहले कर लिया जाना चाहिए। और मुझे जो है वो इसमें अगर सबसे कठिन कोई लगता है तो वो लगते हैं राजा महाराजा। उसके बाद में हम शुरू करेंगे राजस्थान के भूगोल से और फिर हम टॉपिक वाइज ऊपर से नीचे तक कंप्लीट करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो राजा महाराजा है इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ये 2021 का एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम है, जिसमें 3 क्वेश्चन आए थे। एक तो ये स्वाई जयसिंह सेकंड ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था, और एक हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, और एक गोसुंडी का अभिलेख कहाँ स्थित है। ये आए थे 2021 में। और 2023 वाले एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए थे, महाराणा कुंभा के ग्रंथ से रिलेटेड और उदयपुर की लड़ाई कब हुई। ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो अब इन क्वेश्चन को अगर हम देखें तो आप ये पाएंगे कि ये क्वेश्चन कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप किसी भी नोट्स से पढ़ें और वो कवर नहीं होता हो। यानी आप कोई भी नोट्स पढ़ रहे हैं, कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो हमें हमारी अप्रोच कैसी रहनी चाहिए? हमारी अप्रोच ऐसी रहनी चाहिए कि हमें जो जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो सारी कंप्लीट करनी है, और आरबीएससी बोर्ड के बुक में जो भी डाटा दिया है उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। प्लस एडिशनल अगर कोई और महत्वपूर्ण हमसे पढ़ा जाएगा तो उसको और हम करेंगे। बहुत ज़्यादा डीप के चक्कर में नहीं पढ़ना है। मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि हम क्या एक बार चुनाव ड्यूटी पर गए हुए थे। लोकसभा चुनाव की ड्यूटी थी, इलेक्शन की। तो उसमें क्या हुआ कि 5 लोग होते हैं एक पोलिंग पार्टी में। जैसे एक तो पीठासीन अधिकारी होता है, 2 पोलिंग ऑफिसर होते हैं, फिर एक कांस्टेबल भी साथ में होते हैं। तो इस तरह से 5 की पोलिंग पार्टी होती है। तो उस पोलिंग पार्टी की क्या होती है, पहले ट्रेनिंग होती है। तो हमारी ट्रेनिंग थी, तो ट्रेनिंग में वो पूरा हमें बताते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया में कैसे करनी है, आईडी को चेक कैसे करना है, जो मशीन है उसको सेटअप कैसे करना है, वोट डलेगा तो मशीन हमें किस तरफ रखनी है, किस तरफ से हमें वोटिंग वाले को रूम के अंदर दाखिल होने देना है, किस तरफ से हमें निकालना है। इस तरह से पूरी प्रक्रिया की जाती है। और उसमें ये कहा जाता है कि आप कोई क्वेश्चन, अगर किसी को कोई डाउट है तो कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो हमारे में एक जो लड़का था ना हमारे साथ, वो क्या क्वेश्चन पूछता कि सर आप ये बताइए कि अगर मान लो कोई आदमी है और वो अपनी जेब में पत्थर ले आया और हमें पता नहीं चले और वो वोट डालते समय पत्थर से मशीन फोड़ दे, तो हम क्या करेंगे। तो हमारे जो ट्रेनर है वो पूरा, क्योंकि हर चीज़ की प्रक्रिया होती है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल से बताते कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इस तरह से मुकदमा दर्ज कराएंगे, मशीन चेंज करेंगे, जो भी है वो पूरी प्रक्रिया बताते। फिर उसमें एक प्रावधान ये होता है भी कोई भी व्यक्ति जो वोट देता है वो चिल्लाकर बता नहीं सकता कि मैंने इसको वोट दिया है। वोट एक गोपनीय प्रक्रिया है। तो वो लड़का क्या पूछता है कि सर अगर मान लो किसी व्यक्ति ने वोट दे दिया, वोट देकर वो गेट से बाहर निकलते समय जोर से बोलकर कि मैंने उसको वोट दिया है ऐसा कहकर भाग जाए तो क्या करना है। तो इस तरह से खूब क्वेश्चन हुए मान लो, और हम ट्रेनर ने हर चीज़ का अच्छी तरीके से जवाब दिया। फिर हम लोग जहाँ हमारे मतलब था इलेक्शन का, हम वहाँ चले गए। तो वहाँ क्या हुआ कि जब हमने मशीनें सारी हम व्यवस्थित कर रहे थे, तब वो लड़का क्या कहता है कि ये जो मशीन है ना ये ऑन कहाँ से होगी। तो मैंने कहा पता नहीं है कि ऑन कहाँ से होगी, बट कहने ये बटन किस तरफ है मुझे पता नहीं है। तो क्या था कि जो चीज़ जरूरी थी ना कि मशीन ऑन कैसे होगी, किस तरह से चीज़ों को व्यवस्थित करनी है, उसका उसको आइडिया नहीं था। लेकिन उसने अपना टाइम जो था मतलब 45 मिनट, आधा घंटा, वो किस में खराब कर दिया, उन क्वेश्चनों पर खराब कर दिया जो वास्तव में जिनके होने की संभावनाएं बहुत कम थी। इसलिए मैं कहता हूं कि जब अब ये एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आप देखिए कि ज्यादा संभावना किस चीज की है। ज्यादा संभावना ये है जो मेन चीज हुई है उनकी संभावना ज्यादा है, दूसरी की कम रहती है। अब जैसे मान लीजिए महाराणा प्रताप कोई पढ़ रहा है, तो महाराणा प्रताप में कई लोग इस तरह से मतलब क्वेश्चन करते हैं कि वो तो कहता है उस किताब में लिखा है कि भाला 80 किलो का था, उस किताब में लिखा है 70 किलो का था, उस युद्ध में तो ये लोग साथ थे, नहीं पूरे 15 की लिस्ट बताओ, ऐसे मतलब ध्यान देते हैं। लेकिन क्या होता है, फिर आता है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो कब हुआ था और उसको उसकी भी डेट याद नहीं होती। तो इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो महत्वपूर्ण चीज़ है उनको याद करना है। बाद में टाइम बचेगा तो एडिशनल कितनी करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना टाइम होता नहीं है। इसलिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है उनको याद करेंगे और मल्टीपल टाइम उनका रिवीजन करेंगे।
अब हम आगे चलते हैं। तो हमारे जो राजा हैं उनमें सबसे पहले हम जो चलेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, महाराणा कुंभा। ये जो महाराणा कुंभा थे ये बहुत महान शासक थे। इन्होंने खूब लड़ाइयाँ लड़ी और लड़ाइयाँ भी जीती। इन्होंने जो विद्वान थे उनको भी संरक्षण दिया। इन्होंने वास्तुकला के क्षेत्र में भी खूब काम किया, यानी एक बहुत प्रतापी शासक थे ये। तो इनके बारे में बात करें तो इनके जो पिता थे वो थे राणा मोक्कल, माता सौभाग्य देवी। 1433 में क्या हुआ, राणा मोक्कल की हत्या कर दी गई। किनके द्वारा? चाचा मेरा ने महपा पंवार के साथ मिलकर इनकी हत्या कर दी। तो उस समय महाराणा कुंभा की जो उम्र थी वो 10 वर्ष की थी और 10 वर्ष की उम्र में ये मेवाड़ के शासक बन गए। तो मेवाड़ में शासक बनने के बाद में इन्होंने वहां राठौड़ों का प्रभाव बहुत ज्यादा था उसको कम किया और जो वहां के लोकल सामंत थे उनका विश्वास अर्जित किया। इन्होंने चित्तौड़ और जो कुंभलगढ़ थे उनको अपनी शक्ति का प्रमुख केंद्र बनाया। क्योंकि इनकी उम्र जो है वो 10 ही साल थी जब इन्होंने शासन ग्रहण किया। तो इनके सामने कई चुनौतियां थी, यानी कि 10 साल की उम्र में अगर कोई शासक बनता है तो कितनी चुनौतियां होती है। तो इन्होंने उन चुनौतियों का किस तरीके से सामना किया और अपना कंट्रोल किस तरह से मेवाड़ में स्थापित किया उसके बारे में बात करेंगे। तो मेन जो है वो 3 तरीकों से इन्होंने किया था। रणमल और राघवदेव की सहायता से महाराणा कुंभा ने अपने विरोधियों का दमन किया। उन्होंने चाचा और मेरा की हत्या करवाई और चाचा के पुत्र एक्का और महपा पंवार जो थे वो भाग गए, यानी इन 2 की तो हत्या करवा दी थी और एक्का और जो महपा पंवार थे वो भाग करके मालवा के सुल्तान की शरण में चले गए। लेकिन इन दोनों की हत्या करवा दी, इन दोनों रणमल और राघवदेव के सहयोग से। दूसरा इन्होंने क्या काम किया, भीलों को संगठित किया, उनको अच्छे पद दिए, उनको अच्छा मान सम्मान दिया, तो उनको संगठित करके अपनी सेना में शामिल किया। फिर क्या हुआ, जब ये चीज हुई ना तो ये रणमल कौन थे, रणमल राणा मोक्कल की माता जो हंसाबाई थी उनके भाई थे। क्योंकि महाराणा कुंभा की आयु जो है वो 10 वर्ष की थी इसलिए ये संरक्षक की भूमिका में थे। धीरे धीरे इनका प्रभाव मेवाड़ में काफी बढ़ता गया तो वहां के जो लोकल सामंत थे वो भी इनका विरोध करने लगे। और फिर क्या हुआ, रणमल की एक प्रेमिका थी भारमली, यही मेवाड़ में। ऐसा कहा जाता है कि रणमल ने एक बार भारमली को ये कहा कि मैं धीरे धीरे मेवाड़ पर अधिकार कर लूंगा। तो जब ये बात भारमली को पता लगी तो ये बात महाराणा कुंभा तक पहुंची। तो महाराणा कुंभा ने इसी भारमली की सहायता से रणमल की हत्या कर दी। तब रणमल के जो पुत्र थे राव जोधा वो भी वहीं थे मेवाड़ में। जब उन्हें सूचना पता चली कि रणमल की हत्या हो गई है तो जोधा वहां से भाग करके काहुनी गांव चले गए। कुंभा ने इनको वहां से भी भगा दिया। फिर आगे जाकर ये मंडोर चले गए। इस तरह महाराणा ने शुरुआती जो चुनौतियां थी उनको खत्म कर दिया। अब चलते हैं आगे, सारंगपुर का युद्ध। ये युद्ध हुआ था महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के बीच। इस युद्ध के होने के 2 कारण थे। एक कारण क्या था, महपा पंवार, क्योंकि महपा पंवार जो है वो महाराणा मोक्कल की हत्या में शामिल थे और जब महाराणा कुंभा ने इनको भी मारना चाहा तो ये वहां से मेवाड़ से भाग करके कहाँ आ गए, मालवा के सुल्तान के पास शरण लेने के लिए आ गए। तो जब महाराणा कुंभा ने कहा कि इसको लौटाया जाए तो महमूद खिलजी ने इसको लौटाने से मना कर दिया। एक कारण तो ये था। दूसरा कारण क्या था, उमर खां। ये महमूद खिलजी प्रथम जो था इसका भाई था। उमर खां मालवा का राजा बनना चाहता था लेकिन महमूद खिलजी जो है मालवा का राजा बन गया। तो उमर खां जो है महाराणा कुंभा के पास आए कि मुझे आप राजा बनने में सहयोग कीजिए। तो महाराणा कुंभा ने क्या किया, उमर खां का सहयोग किया, जिसे इन्होंने क्या किया, सारंगपुर पर अधिकार कर लिया। सारंगपुर पर अधिकार कर लिया उमर खां ने महाराणा कुंभा के सहयोग से। इन दोनों कारण की वजह से सारंगपुर में युद्ध हुआ महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में। महमूद खिलजी को पराजित करके बंदी बना लिया गया और इस जीत के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया। विजय स्तंभ के बारे में डिटेल से हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे जब हम ये इसकी स्थापत्य कला पढ़ेंगे। अब आते हैं आगे, आंवल बांवल की संधि। ये हुई थी 1453 ईस्वी में। इसके होने का कारण क्या था, जैसा हमने पहले पढ़ा था कि रणमल की जब हत्या हुई तो राव जोधा जो है भागकर मंडोर चले गए थे। हालांकि इनके पहले से इनमें तनातनी चल रही थी और उसके बाद में क्या हुआ, 1453 में एक युद्ध और हुआ था जिसमें जो है राव जोधा की हार हुई थी। तब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में संधि हुई। संधि किस किस के बीच में हुई, महाराणा कुंभा और मारवाड़ के राव जोधा के बीच में। और संधि करवाई किसने थी, हंसाबाई ने। यह संधि हुई थी सोजत पाली में। इसमें क्या डिसाइड हुआ कि जो बावल यानी बबूल के पेड़ों वाला जो एरिया होगा वो तो होगा मारवाड़ के अंडर में, और आंवल क्या एक हरी भरी झाड़ी होती है, उस झाड़ी का जो क्षेत्र होगा वो होगा मेवाड़ का भाग। इसी संधि के अंतर्गत राव जोधा ने अपनी पुत्री रानी श्रृंगार देवी, इनका विवाह महाराणा कुंभा के बेटे रायमल से किया।
और रानी श्रृंगार देवी ने गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण कराया और वहां एक अभिलेख भी स्थापित करवाया। इन किसी भी चीज को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ये सारी पीडीएफ जो है ना और भी डिटेल से, इसमें तो कम हम बता रहे हैं, पूरी डिटेल से मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप वहीं से निकाल के पढ़ लें, एक बार तो बस आप समझ लें। अब आगे चलते हैं। नागौर का युद्ध, ये 1455-56 में युद्ध हुआ था। ये दो भाइयों के बीच में हुआ था, मुजाहिद खान और शम्स खान। इन दोनों भाइयों के बीच में राज्य को लेकर लड़ाई थी। इसमें जो शम्स खान है उसकी पराजय हुई थी। इसके पश्चात शम्स खान ने क्या किया, राणा कुंभा की सहायता से नागौर पर पुनः अधिकार कर लिया और उसने ये कहा था कि मैं टैक्स दूंगा, लेकिन बाद में उसने टैक्स देने से इनकार कर दिया। इस कारण से राणा कुंभा और शम्स खान में दोबारा युद्ध हुआ। पहले तो राणा कुंभा ने सहायता की थी, लेकिन बाद में शम्स खान ने टैक्स देने से इनकार कर दिया, इसलिए दोनों में फिर से युद्ध हुआ। तो महाराणा कुंभा ने नागौर पर अधिकार कर लिया। शम्स खान ने क्या किया था, अपनी पुत्री का विवाह गुजरात के सुल्तान थे कुतुबुद्दीन, उनसे किया। इसका परिणाम क्या हुआ वो हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, तो यहां दो, एक तो गुजरात और एक मालवा, दो राज्य थे। तो क्या हुआ, गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी, इन दोनों के बीच में चंपानेर की संधि हुई 1456 ईस्वी में। किस लिए संधि हुई कि हम मेवाड़ पर आक्रमण करेंगे और दोनों आधा आधा भाग कब्जा कर लेंगे। अब ये संधि इन्होंने क्यों की थी, क्योंकि मालवा के साथ पहले ही सारंगपुर के मुद्दे पर युद्ध हो चुका था और गुजरात से भी, चूंकि नागौर के शम्स खान भी ये चाहते थे कि गुजरात जो है वो मेवाड़ पर अटैक करके महाराणा कुंभा को हराएं। इस तरह से दोनों ने चंपानेर में संधि की थी। आगे क्या हुआ, जब इन दोनों ने चंपानेर में संधि, तो इन्होंने क्या निर्णय लिया कि जो गुजरात है वो इस दिशा से अटैक करेगा और मालवा इस दिशा से अटैक करेगा। तो कुतुबुद्दीन जो है वो चित्तौड़ की तरफ से मेवाड़ में दाखिल हुआ, आबू पर पहले अधिकार किया, आबू पर अधिकार करने के बाद में मेवाड़ पर अटैक किया और यहाँ से इन्होंने इस तरफ से अटैक किया। इस युद्ध में जो है महाराणा कुंभा की विजय हुई। हमें कैसे पता चलता है कि इस युद्ध में महाराणा कुंभा की विजय हुई? इतिहासकार जो फरिश्ता है, रसिक प्रिय है और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इनसे हमें पता चलता है कि इसमें महाराणा कुंभा की विजय हुई थी। अब आगे चलें। अब हम बात करते हैं महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों की। महाराणा कुंभा का जो काल है ना, वो राजस्थान की स्थापत्य कला का एक स्वर्णिम काल माना जाता है। इन्होंने, महाराणा कुंभा ने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किया था। और ये कहाँ मिलता है कि 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किया था? कवि राजा श्यामल दास ने वीर विनोद ग्रंथ में बताया है। वीर विनोद ग्रंथ जो है कवि राजा श्यामल दास द्वारा लिखित, इसलिए इन्हें राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। अब चलते हैं आगे कि महाराणा कुंभा ने कौन कौन से दुर्ग बनाए थे। जो मेन दुर्ग है उसके बारे में हम देखेंगे, हालांकि इन दुर्गों के बारे में डिटेल से जब हम दुर्ग वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम करेंगे। तो कौन कौन से दुर्ग बनाए थे? कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, मचाल दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग और बेराट का दुर्ग। आगे चलते हैं कि इन्होंने मंदिर कौन कौन से बनाए थे। कुंभ स्वामी मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर, सुसाल माता मंदिर, मीरा मंदिर। हम इन मंदिर के बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे, जिस समय हम मंदिर पढ़ेंगे। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि महाराणा कुंभा ने कौन कौन से मंदिर बनाए और वो कहाँ स्थित थे। स्तंभ की बात करें हम तो दो स्तंभ जो है वो मुख्य है, एक विजय स्तंभ और एक कीर्ति स्तंभ। तो ये विजय स्तंभ है, ये महाराणा कुंभा ने, आपको पता है कि सारंगपुर का जो युद्ध जीता था उस समय बनाया था। 1440 ईस्वी में बनवाना शुरू किया था और 8 वर्षों में निर्मित हुआ। और ये लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना हुआ है। ये 9 मंजिला इमारत है और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अलंकृत की गई है। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन स्तंभ से की है। जेम्स टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है। यह राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर 1949 ईस्वी में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। आगे बात करते हैं कीर्ति स्तंभ की। ये विशाल स्तंभ जैन तीर्थंकर तथा महान शिक्षाविद आदिनाथ जी को समर्पित है। ये किसने बनाया था? जिज्जा बघेरवाल ने तथा उसके पुत्र पुण्य सिंह ने 13वीं शताब्दी में बनाया था। ये 24.5 मीटर ऊंचा है। यह हिंदू स्थापत्य शैली में बना है और विजय स्तंभ से भी पुराना है। इस 6 मंजिले स्तंभ पर जैन तीर्थंकरों की तथा ऊपरी मंजिलों में सैकड़ों लघु मूर्तियां बनाई गई है। आगे चलें तो कुंभा का साहित्यिक योगदान। महाराणा कुंभा ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने साहित्य को खूब बढ़ावा दिया और उसके दरबार में अनेक साहित्यकार थे। जैसे सबसे महत्वपूर्ण साहित्यकार है मंडन। मंडन जो ये महान शिल्प शास्त्री थे, खेता ब्राह्मण के पुत्र थे। इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी? देवमूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुसार,
वास्तुशास्त्र, आपतत्व, कोद मंडन, शकुन मंडन, वेद मंडन। तो ये सभी किताबें हमें याद करनी है अच्छी तरीके से। फिर है नाथा। नाथा मंडन के भाई थे, इन्होंने वास्तुसार नामक ग्रंथ की रचना की। गोविंद, गोविंद मंडन के पुत्र थे, इन्होंने क्या लिखा? उदार धोरिणी, सार समुच्चय, द्वार दीपिका, कला निधि। अत्रि और महेश यह कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। कान्ह व्यास, इन्होंने एकलिंग महात्म्य की रचना की। और आगे चलें, कुंभा ने खुद से कौन से ग्रंथ लिखे थे? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, कामराज रतिसार। और इन्होंने गीत गोविंद की टीका लिखी, चंडी स्तक की व्याख्या, रसिक प्रिया और संगीत रत्नाकर पर टीका भी लिखी। संगीत राज के 5 भाग हैं। कौन कौन से? पाठ्य, गीत, वाद्य, नृत्य और रस। ये 5 भाग हमें अच्छी तरीके से याद करने, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इनमें से आता है। वो 4 ऑप्शन दे देंगे, एक दे देंगे पाठ्य, एक गीत, एक नृत्य और एक दे देंगे वीर। तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, इसको अच्छी तरीके से हमें याद होने चाहिए। आगे चलें तो महाराणा कुंभा का जो अंतिम समय था, अंतिम समय इनका अच्छा नहीं गुजरा। ये मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए थे और 1468 ईस्वी में इनके पुत्र उद्दा ने कुंभलगढ़ के मामादेव कुंड पर इनकी हत्या कर दी थी। इसी कारण जो उद्दा को इतिहास में मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। आगे बात करें तो आपको इनकी विशेषताओं के कारण खूब उपाधियां दी गई। वो उपाधियां कौन कौन सी है? महाराजा धीराज यानी राजाओं का भी राजा, अभिनव भट्टाचार्य संगीत का अच्छा ज्ञाता, हिंदू सुल्तान हिंदू शासकों का हितैषी, हाल गुरु पर्वतीय दुर्गों का स्वामी, सेल गुरु युद्ध कला में निपुण, दान गुरु दानी होने के कारण, अशोपति क्योंकि ये कुशल घुड़सवार थे, राजगुरु क्योंकि राजनीतिक सिद्धांतों के ज्ञाता थे, राणो रासो क्योंकि ये साहित्यकारों को इन्होंने खूब आश्रय दिया था, और इसके साथ साथ राव राय, परम गुरु और चाप गुरु ये उपाधियां भी इनको दी गई थी। इस तरह आज हमारे महाराणा कुंभा जो है वो कंप्लीट हो गए। हम इसी तरह 59 डेज में जो है मैं अभी इसको पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लेंगे। अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आज मैंने सिर्फ एक महाराणा कुंभा ही करवाया है, अभी मैं 2-3 दिन थोड़ा धीरे धीरे चलूंगा ताकि आप लोगों का एक फ्लो बन जाए। उसके बाद में जो है हम इसको बहुत तेजी से कवर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक दिन में घंटा 2 घंटा जितना भी ज़्यादा मैं मतलब क्लास ले सकूँ लंबी, उतनी मैं लंबी क्लास लेके, ये 59 दिन तो मैंने आपको कह दिया, लेकिन आप देखना मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको जल्दी से जल्दी करवाऊँ। इसकी जो PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और आप अभी निकलवाना चाहें तो अभी निकलवा लें, वरना मैं क्या करूंगा कि एक साथ सबकी PDF डाल दूंगा। जब राजा महाराजा कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो आप उस PDF में से ही पढ़ें। इसको जो है वो लिखने की कोशिश मत करना, आप बस आराम से समझो इसको, एक बार नहीं तो 2 बार देख लो, आराम से आपके दिमाग में चीज़ें बैठ गई तो उसके बाद में PDF से याद कर लो। और ये जब इसी तरह से जब राजा महाराजा हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर कंप्लीट होने के बाद में हम जो है MCQ करेंगे इसका, कंप्लीट होने के बाद। ओके, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। हाँ, एक बात और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है ना कि कोर्स को किस तरह से करवाएंगे या वो क्या होगा, PDF कैसे मिलेगी, XYZ, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है ना इससे रिलेटेड है या और किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से रिलेटेड है ना, आप मेरे को कमेंट जरूर करें। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं 100% कमेंट के जवाब दूँ, तो मैं आपके जवाब जरूर दूंगा। हाँ, थोड़े लेट हो सकता हूँ, लेकिन आपको सभी कमेंट के जवाब मिलेंगे। तो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो जरूर पूछिए।